शीत युद्ध जो होता है ना, ये शीत युद्ध जो है ये अमेरिका और रूस द्वारा चली गई एक चाल है। और उस चाल में अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं बाबू। अमेरिका कभी खुलकर युद्ध नहीं लड़ता है और न तो रशिया लड़ता है। ये दोनों जो है, शीत युद्ध का मतलब होता है कि दूसरे देश को भड़का के आपस में लड़वाना और अपना हथियार वगैरह देना, बदले में उनको कर्जे में डुबो देना और उसके बाद फिर उस देश में मनमानी तरीके से अपना काम करना। चाहे तेल निकलवाना, चाहे गैस निकलवाना, चाहे कुछ भी निकलवाना, वो मनमानी तरीके से अपने हिसाब से वो निकालना। ये होता है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध जो होता है, ये अमेरिका देखिए कितना चालाक है। अमेरिका कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। आप देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, पूरे तरीके से सीधे तौर से वो विश्व युद्ध में नहीं कूदा। अरे भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक करके कब्जा कर लिया, और पर्ल हार्बर पर उसकी बहुत बड़ी सेना थी, यानी बेस कैंप था उसका। वहां पर जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की जो नेवी सेना पूरी अगर मिला दिया जाए तो उतने सेना वहां पर थी। यानी उसकी जो है नेवी भी थी और उसकी जो है एयरफोर्स भी थी और उसके अलावा उसकी आर्मी भी थी। और पर्ल हार्बर जो है बहुत बड़ा बेस कैंप अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और एक द्वीप है, जैसे मतलब चारों ओर वो है, समुद्र है और उसके बीचों बीच में स्थित है। और वहां से जो है जहाज वहाज भी हैं, और पानी के जहाज जानते हो, एक जहाज बनाने में बहुत पैसा लगता है। तो जापान सोचा कि क्यों ना पर्ल हार्बर पर अटैक करके पर्ल हार्बर को अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि जो है वहां से आसानी से हम अपना बेस कैंप बना के और अपने व्यापार को आवागमन कर सके, व्यापार को बढ़ा सके। इसी लालच में ये गया। अब ये चारों ओर से घेर लेता है ये पर्ल हार्बर को, और पर्ल हार्बर को घेरने के बाद बोलता है कि कुछ सैनिक जो है जहाज से इधर से जाएंगे, कुछ सैनिक उधर से जाएंगे, कुछ सैनिक इधर से, मतलब चारों दिशाओं में, जैसे होता है ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसी प्रकार से जो है चारों दिशाओं में घुसवा कर बोलता है कि अब अटैक करो। और ये बाकायदा इन लोग से कहा जाता है कि जब पहला हॉर्न बजेगा तो समझ जाना छोटी जो है नावों को या छोटे जहाजों को मारा जाएगा, और जब दूसरा बजेगा तब बड़े पे। पहला बजता है, कोई सुनाइए नहीं देता उस सबको, और लोग सोचते हैं कि लगता है ये लोग नहीं सुने, दूसरा दबा देते हैं। जब दोनों दब जाता है तो सीधे बढ़िए पे अटैक, और अटैक करके पूरा एकदम तहस नहस पर्ल हार्बर, पूरा अमेरिका के कई सैनिक मारे जाते हैं। अमेरिका बौखला जाता है। अमेरिका इतना जबकि अमेरिका जो है उस समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। 7 दिसंबर 1941 की बात है, सुन लीजिए। और 39 से युद्ध चल रहा था, और अमेरिका जो है एकदम बौखला गया। अमेरिका ने कहा ऐसा है जापान भैया, मेरा पर्ल हार्बर छोड़ दो, जो बर्बादी हुई है वो बर्बादी का जो पैसा है वो तो तुम दोगे ही, और साथ में पर्ल हार्बर छोड़ दो। जापान बोला है, इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगा के हम जो है पर्ल हार्बर पर अटैक किए हैं, और पर्ल हार्बर हम तुमको दे दो? है, ये हो नहीं सकता। और जापान को इसका अंदाजा ही नहीं था अमेरिका की शक्ति का, कि अमेरिका इतना शक्तिशाली हो चुका है। उधर ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मिस्टर रिजाल्ट, ये लोग मिलके परमाणु बम बना देते हैं, एटम बम। और उधर जो है हिटलर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है हिटलर की वजह से हुआ था। हिटलर हाइजेनबर्ग से बहुत कहता है कि यार तुम एटम बम बनाओ, एटम बम बनाओ, लेकिन हाइजेनबर्ग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए जो है हजारों किलो यूरेनियम लगेगा, जो इम्पॉसिबल है। अब हजारों किलो, देखिए हाइजेनबर्ग जो है ये भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसके जो है आप संदेह नहीं कर सकते उसकी योग्यता पर। लेकिन हाइजेनबर्ग नहीं चाहता था कि हिटलर के पास एटम बम आए, क्योंकि वो जानता था हिटलर को वो पसंद भी नहीं करता था हाइजेनबर्ग। हालांकि हाइजेनबर्ग जर्मनी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और जर्मनी का सपोर्ट करता था, अपने देश से बहुत लगाव था, लेकिन हिटलर से उसको लगाव नहीं था। वो हिटलर की नीतियों को समझ जानता था भली भांति कि हिटलर बहुत क्रूर है, ये जो है इस बम का निश्चित रूप से जो है इसका गलत उपयोग करेगा और कई लोगों की जान ले लेगा। इसीलिए हाइजेनबर्ग ने जानबूझकर ये बोला कि इम्पॉसिबल है एटम बम बनाना। और उधर ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुनिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी का ही था, लेकिन जब हिटलर ने यहूदियों पर अटैक करना शुरू किया, चूंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदी थे, तो वो भाग कर छिप छिपा के किसी तरीके से अमेरिका चले गए और अमेरिका में ही अब जीवन पर्यंत रहे। तो जब ओपेनहाइमर और ये दोनों लोग मिलके, अल्बर्ट आइंस्टाइन
बनाते हैं। और उधर अमेरिका कह रहा है, चेतावनी, अंतिम चेतावनी देता है रात को 12 बजे कि जापान तुम मेरा पर्ल हार्बर खाली कर दो और जितना भी मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। जापान फिर भी नहीं मानता। तब उसके बाद 2 एटम, आपको याद होगा 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर 2 एटम बम गिरते हैं और जापान पूरी तरीके से तहस नहस। अमेरिका ये दिखाना चाहता था कि देखो मेरी पावर देख लो, और पूरी दुनिया अमेरिका के पावर से हैरत अंगेज हो गई। और तब से वही अमेरिका वही दादागिरी शुरू किया है और अब तक अमेरिका जो है सर्वोपरि माना जाता है, सर्वे सर्वा माना जाता है, और जो वो कहता है उसी हिसाब से पूरी दुनिया को चलना पड़ता है। तो शीत युद्ध की मैं बात कर रहा था, तो देखिए यूक्रेन, अब देखिए अभी हाल ही का मैं एग्जांपल ले रहा हूं यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन जो है ये पहले तो रशिया का ही वो था, अंग था। यूएसएसआर सोवियत संघ बहुत बड़ा था, लेकिन 15 कंट्रियों में ये बढ़ गया और टूट गया। उसके बाद जो है यूक्रेन अलग देश हो गया, यूक्रेन जबकि रशिया से सटा हुआ है। यूक्रेन जो है ये जाना चाहता है किधर, क्योंकि इससे पहले, हाँ सुन लीजिए, यूक्रेन जाना चाहता है यूरोपीय संघ में यानी नाटो में, और नाटो में कुल अमेरिका सहित 32 देश है। अमेरिका इसका सर्वे सर्वा है और तमाम पूरे देश जो यूरोप के लगभग ज्यादातर देश जो है नाटो के सदस्य हैं। तो वो क्या करता है, रशिया पहले क्रीमिया पे अटैक करके क्रीमिया को अपने कब्जे में लेता है। यूक्रेन कहता है अरे मेरा देश और तुमने, मेरा ही देश है और मैं अपने देश के लिए जो है कुछ निर्णय नहीं ले सकता, मैं यूरोपीय संघ में जाऊंगा और नाटो का सदस्य बनूंगा। यूरोपीय संघ में ये चला जाता है यूक्रेन और नाटो का सदस्य बनने जा रहा था। तो रशिया ने कहा, व्लादिमीर पुतिन साहब खड़े हो गए महाराज, बोले कि तुम नहीं जाओगे। और जेलेंस्की इधर जोकर राम, इधर भाई वो जो पहले क्या था, पहले वो जोकर कॉमेडियन तो था ही और बन गया था वहां का यूक्रेन का राष्ट्रपति। जेलेंस्की बोलता है मैं जाऊंगा, और ये जाता है जेलेंस्की नाटो में का सदस्य बनने। इधर रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन खौरा जाते हैं। देखिए व्लादिमीर पुतिन बहुत समझाता, व्लादिमीर पुतिन देखिए ये भारत से बहुत अच्छी दोस्ती है रशिया की, और अमेरिका से भी है। भारत तो गुट निरपेक्ष देश है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन का ये सोचना था कि अगर यूक्रेन चला जाएगा नाटो में तो नाटो की सेना जो है आ जाएगी मेरे बॉर्डर तक, क्योंकि ये नियम है कि अगर नाटो का सदस्य अगर कोई हो गया तो नाटो की जो सेना है वो उसके कुछ टुकड़ियां जो है वहां पर जाकर बेस कैंप बनाती है उस देश में और उस देश की रक्षा की गारंटी लेती है। और ये तय होता है कि नाटो के किसी भी देश पर हमला करने का मतलब है कि नाटो पर हमला करना, और पूरे नाटो के सदस्य देश जब खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सामने वाला कमजोर पड़ेगा ही। और यूक्रेन यही चाहता था कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं तो जब चाहूंगा नाटो से मदद ले सकता हूं। लेकिन इधर पुतिन अपनी सोच रहे थे, भाई हर आदमी अपने बारे में सोचता है ना भैया, हर आदमी तो चाहता है कि भाई अपने बारे में अपनी भला समझे। और पुतिन ये सोचे कि भाई अगर बॉर्डर पर नाटो की सेना आ जाएगी, बेस कैंप बनेगा और यहाँ पर रिहर्सल वगैरह होगी, ट्रेनिंग होगी, तो मेरे देश के लोगों पर खतरा रहेगा, मेरे देश के अस्तित्व पर खतरा रहेगा। इसीलिए जेलेंस्की को समझाते हैं, लेकिन जेलेंस्की जब नहीं मानता तब उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर देते हैं कि अटैक करते हैं। और अमेरिका ये चाहता है कि व्लादिमीर पुतिन लगातार ये युद्ध 10 साल तक खिंच जाए। अभी देख लीजिए 2 या 2.5 साल हो गया है, लगातार चल रहा है, और इधर पीछे से हथियार वगैरह अमेरिका दे रहा है, नाटो वाले दे रहे हैं सब यूक्रेन को कि लड़ो। तभी तो यूक्रेन इतनी दिन तक टिका है ना, नहीं तो कब का वो नष्ट नाबूद हो चुका होता रशिया के आगे। तो अमेरिका चाहता है कि रशिया 10-12 साल तक युद्ध में भिड़ा रहे ताकि उसकी आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो जाए, तब उसके बाद रशिया को बताया जाए। और भाई जाहिर सी बात है युद्ध में किसी का भला होने वाला नहीं है, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई देश हो, निश्चित रूप से उसकी तबाही है। भाई हर तरफ से भाई हथियार अब जो है वो खरीद, भाई हथियार के लिए पैसा लगता है ना। अब हथियार यूज करोगे युद्ध के लिए तो हथियार खत्म होता जाएगा, और नया हथियार बनाने में पैसे की आवश्यकता होगी, तो आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से उसकी कमजोर होगी। तो इसीलिए जो है अमेरिका चाहता है इस लंबे युद्ध को खींचने के लिए, ताकि रूस थोड़ा सा कमजोर हो जाए, और कमजोर होने के बाद तब जाके ये अपना असली खेल खेलेगा अमेरिका।